प्यारे बच्चों, आपका +1 क्लास में स्वागत है। आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो 7th यूनिट है इक्विलिब्रियम, उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमारी डेली लाइफ में जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है वो केमिकल इक्विलिब्रिया में उसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट है कैरीज ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो जैसे कि आपको पता है कि ब्लड में जो रेड कलर्ड सेल होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पुसल्स, उनमें एक प्रोटीन होती है सॉलिड फॉर्म में जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं सेल्स में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। और जैसे ब्लड हमारे लंग्स में होता है तो हम सांस खींचते हैं, सांस में ऑक्सीजन जो है उसका पार्शियल प्रेशर अधिक होता है, इसलिए यानी कि लंग्स कैविटी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है जब हम सांस अंदर को खींचते हैं। और लंग्स कैविटी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होने की वजह से अब जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है ब्लड की HB और ऑक्सीजन के बीच में, वो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अधिक होने से ये रिएक्शन ली चैटलियर्स के मुताबिक किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइंड करेगी और HbO2 एडक्ट बनाएगी। अब ये जो HbO2 है ये ऑक्सीजन लेकर ब्लड जो है हमारे बॉडी के टिश्यू में चला जाएगा। अब टिश्यू में जो है आपको पता है कि वहाँ सेल रेस्पिरेशन हो रही है, यानी कि वहाँ कार्बोहाइड्रेट बर्न हो रहा है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो है। पार्शियल प्रेशर लो होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, हमारे जो बॉडी टिश्यू है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और इस तरह से ऑक्सीजन जो है हमारे टिश्यू को मिल जाएगी। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यूज बाय ब्लड। अब टिश्यू में क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज को दे देता है। अब ब्लड में जो है आपका वो CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी क्योंकि टिश्यूज में CO2 की कंसंट्रेशन अधिक होती है और CO2 की कंसंट्रेशन अधिक होने की वजह से टिश्यूज में, क्योंकि सेल रेस्पिरेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बर्न हो रहा है जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिल रही है। अब CO2 टिश्यू की कंसंट्रेशन अधिक होने से अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि टिश्यूज की CO2 जो है हमारे ब्लड में जो वाटर होता है उसमें डिजॉल्व हो जाएगी और कार्बोनिक एसिड बनाएगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम ली चैटलियर्स के मुताबिक फॉरवर्ड डायरेक्शन को शिफ्ट होगा। ब्लड में कार्बोनिक एसिड जो है वो आयनाइज हो जाता है प्रोटॉन एंड बाइकार्बोनेट में, जो हमारे ब्लड में pH वैल्यू को मेंटेन रखता है। अब यही ब्लड जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड है जब लंग्स में आएगी तो लंग्स में नेचुरली CO2 की पार्शियल प्रेशर जो है वो लो है, क्योंकि आप जो सांस लेते हैं उसमें 0.3% ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पार्शियल प्रेशर लो होने की वजह से लंग्स में ये जो इक्विलिब्रियम है ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से ब्लड में जो ब्लड के वाटर में CO2 डिजॉल्व्ड थी वो एज ए CO2 गैस लंग्स कैविटी में आ जाती है और आप सांस के द्वारा CO2 जो है वो बाहर सांस के द्वारा छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्वीट सब्सटेंसेस कॉज टूथ डिके, यानी कि जब भी हम शुगर कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे कि मिल्क है, मिल्क पीते हैं या स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, या फिर हमारा जनरल जो फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है वो खाते हैं और उसके बाद दांत साफ नहीं करते हैं तो हमारे दांत में कैविटीज बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे दांत की जो सबसे बाहर की लेयर है उसे हम बोलते हैं टूथ एनामल, जो वेरी हार्ड होता है
और वाइट कलर का होता है, और इसका केमिकल नेम है हाइड्रोक्सी एपाटाइट, और केमिकल फार्मूला है CA5PO43OH, यानी कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड है उनसे मिलकर बना हुआ होता है ये। और ये माउथ में ये डिजॉल्व हो जाता है हमारे माउथ बक्कल कैविटी में, माउथ कैविटी में, और वो एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे कि आपका टूथ एनामल है CA5PO43OH, ये सॉलिड स्टेट में हार्ड मटेरियल है आपके दांत की लेयर का। ये जो टूथ एनामल है जिसे हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी बोलते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला है CA5PO43OH सॉलिड, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसकी डीमिनरलाइजेशन हो जाती है हमारे माउथ में ड्यू टू इट्स डिजोल्यूशन इन द वाटर, और ये 5 मोल डाइब्लेंट कैल्शियम कैटाइन, 3 मोल फॉस्फेट एनाइन एंड 1 मोल हाइड्रोक्सिल एनाइन जो है इसमें आयनाइज हो जाता है। और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है इस रिवर्सिबल रिएक्शन में ये इसकी रीमिनरलाइजेशन हो जाती है और दोबारा से ये टूथ एनामल और हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है वो बनाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर हम जो शुगर सब्सटेंस है उसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं और दांत साफ नहीं करते हैं, तो वो जो शुगर होती है हमारे फूड में जो हमारे दांत में रह जाती है उसमें बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करके प्रोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इस इक्विलिब्रियम में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है दैट इज गिवन बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is the ratio between the product of the concentrations of the products to the product of the concentrations of the reactants, in which each concentration term raised to power equal to its stoichiometric coefficient given in the balanced chemical equation। अब यहाँ पर देखिए आपके जो रिएक्टेंट है यानी कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट है जो आपका टूथ एनामल है वो सॉलिड स्टेट में, तो इसकी कंसंट्रेशन हम क्या मानेंगे, यूनिटी मानेंगे। तो इस तरह से हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू concentration of divalent calcium cation in mole per liter raised to power equal to stoichiometric coefficient 5 into concentration of phosphate anions in mole per liter raised to power 3 is the stoichiometric coefficient of phosphate anion into concentration of hydroxyl anion in mole per liter raised to power its stoichiometric coefficient 1। अब देखिए ये जो आपने प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन ऑन द शुगर इन द माउथ जिसने प्रोटॉन प्रोड्यूस कर दिए, ये प्रोटॉन क्या करता है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है। इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब करेगा, अब देखिए प्रोडक्ट में आपके हाइड्रोक्सिल एनाइन है, तो प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल एनाइन से कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, यानी एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा हमारे माउथ के अंदर। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको अनड्यू और काउंटरएक्ट करने के लिए हमारे इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इट कॉजेज डीमिनरलाइजेशन। फर्दर हमारे फॉस्फेट एनाइन है, फॉस्फेट एनाइन से भी ये प्रोटॉन जो है वो रिएक्ट करके हमारा हाइड्रोजन फॉस्फेट एनाइन बना देता है, तो इससे भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। तो इस इफेक्ट को अनडू करने के लिए, काउंटरएक्ट करने के लिए अगेन हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रोसीड करेगा, यानी कि डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारा टूथ एनामेल जो है वो उसका डिके होना शुरू हो जाएगा और माउथ में कैविटीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए हमें कोई भी स्वीट जो सब्सटेंसेस हैं उनको कंज्यूम करने के बाद हमें एकदम से दांत क्या कर लेने चाहिए, साफ कर लेने चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रिया। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। सो अमोनियम क्लोराइड इन वाटर डिसॉल्व्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब मान लो आपका ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का इन वाटर में। अब सैचुरेट सॉल्यूशन का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बाय सप्लाइंग द हीट एनर्जी टू द सॉल्यूशन,
Then, according to Lee Chatelier's principle, to undo or counteract the effect of increase in temperature, the equilibrium will shift in the direction in which the heat energy is absorbed. So it means the solubility of the ammonium chloride increases with increase in temperature. Similarly, second है dissolution of sodium hydroxide in water. सो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, यानी कि इसका मतलब डिजोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब अगर इसका आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है और आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल the equilibrium will shift in the direction in which the heat energy is absorbed. So we can say the solubility of the sodium hydroxide decreases with increase in temperature. So all the substances which dissolve with evolution of heat energy, their solubility decrease with increase in temperature. Next topic है solubility of gas in liquid. मान लो आपकी एक क्लोज्ड वेसल है और वो उसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है और इस क्लोज्ड वेसल के अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लिक्विड वाटर का मिक्सचर लिया हुआ है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लिक्विड वाटर में डिजोल्व होना शुरू हो जाती है और आफ्टर सम टाइम इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है between the carbon dioxide gas molecules in gas phase and carbon dioxide gas molecules in liquid phase. So at equilibrium there is an equilibrium pressure above the surface of the water of carbon dioxide gas which becomes constant. अब मान लो एट इक्विलिब्रियम आप फ्रिक्शनलेस पिस्टन के ऊपर वेट रख देते हैं। वेट रखने से क्या होगा कि जो आपकी वेसल है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कंप्रेस हो जाएगी अबव द सरफेस ऑफ वाटर। इससे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस फेज डिक्रीज हो जाएगा एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस परंट वॉल्यूम के हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अब अगर आप इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल्स इन गैस फेज जो है आपके लेफ्ट एंड राइट को हैं। सो टू अनडू और टू काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर और इंक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन गैस फेज, तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि टुवर्ड्स राइट हैंड साइड को शिफ्ट होगा। यानी कि अब जो इस इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करने के लिए कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड फेज में यानी कि डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। सो वी कैन से इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड्स while decrease in pressure decreases the solubility of a gas in liquids. Michael Faraday classified the substances into two types. Number 1, electrolytes. Number 2, non-electrolytes. Number 1, electrolytes. The substances which conduct electricity in their molten states or in the form of their aqueous solutions are called electrolytes. For example, acids, bases and salts are electrolytes. Number 2, non-electrolytes. The substances which do not conduct electricity in their molten states or in the form of their aqueous solutions are called non-electrolytes. For example, substances like sugar, urea, glycerin, etc. are non-electrolytes. जैसा कि आप जानते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या तो वो आयनिक सॉलिड्स होते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं वो कैटाइंस और एनाइंस होते हैं या फिर वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब जो आपके आयनिक सॉलिड्स हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटाइंस और एनाइंस होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि लाइक वाटर है
उसमें डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस में। जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड है, तो ये आपका आयनिक सॉलिड है और ये वाटर में डिजॉल्व होके सोडियम कैटाइंस और क्लोराइड एनाइंस में डिसोसिएट हो जाता है। या फिर आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। तो ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में आयनाइज हो जाते हैं टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस में। जैसे फॉर एग्जांपल HCl गैस in water ionizes into protons and chloride anions। तो अब जो पोलर सॉल्वेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये पोलर इसलिए क्योंकि जो आपका ऑक्सीजन है वो दो हाइड्रोजन के साथ 2 कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो लार्ज है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। सो ड्यू टू दिस लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और इस तरह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इस तरह से जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट इज पोलर। अब जब आप फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड को जो क्रिस्टलिन सॉलिड है उसको पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कि जो आपका क्रिस्टल लैटिस है सोडियम क्लोराइड का, उसमें सोडियम कैटायन जो है वो क्लोराइड एनाइन के साथ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो है वो बॉन्डिंग होती है और इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो दीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से ये अपोजिटली चार्ज्ड आयन जो है वो स्ट्रांगली क्या होते हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। अब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लैटिस में ईच सोडियम कैटायन इज सराउंडेड बाय 6 chloride anions octahedrally and each chloride anion is surrounded by 6 sodium cations octahedrally, यानी कि coordination number of sodium cation is equal to 6 and coordination number of chloride anion is also 6। और इस तरह से एक ये डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है वो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस की अरेंजमेंट होती है। अब मान लो जब आप इस क्रिस्टल लैटिस को जो सोडियम क्लोराइड का है उसको वाटर यानी पोलर सॉल्वेंट वाटर में डिजॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है डिजोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका पोलर सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके जो नेगेटिव एंड है वाटर मॉलिक्यूल का, यानी कि ऑक्सीजन एंड है, वो पोलर एंड जो है नेगेटिवली चार्ज पोलर एंड वो फेस करता है कैटाइंस की तरफ, यानी सोडियम कैटाइंस की तरफ जो है वो उसको फेस करता है। और जो आपका पॉजिटिव जो पोलर एंड्स है आपके वाटर मॉलिक्यूल की, यानी कि हाइड्रोजन वाला एंड, वो अपने आप को अलाइन करके वो क्लोराइड एनायन की तरफ फेस करता है। और इस तरह से पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में और ये अपोजिटली चार्ज्ड जो आयंस हैं इनको पोलर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट जो है वो क्या कर लेते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एंड है वो सोडियम कैटायन को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा और जो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एंड्स हैं वो क्लोराइड एनाइन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड आयन के बीच में जब ये इंक्रीज हो जाती है, इट इज़ मोर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, तो इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, इन आयंस को वाटर में ड्रैग कर लेते हैं और बाहर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो आपका पोलर मॉलिक्यूल है उनके जो पोलर एंड्स हैं वो उनकी वजह से ये आयंस को सराउंड कर लेते हैं और इस तरह से एक सॉल्वेंट की शीथ बना लेते हैं। और इस वजह से जो आपके कैटायंस और एनायंस हैं
वो ड्यू टू पोलर वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन। दैट इज वाई जो आपका सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है, जब आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यानी कि जो भी आपके आयनिक सॉलिड हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उनके कैटाइंस और एनाइंस जो हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दीज आर नॉट फ्री टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन अगर यही आपका सोडियम क्लोराइड इन इट्स मोल्टन स्टेट, यानी कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो उनके मोल्टन स्टेट्स में या इन द सॉल्यूशन ऑफ पोलर सॉल्वेंट लाइक इन द एक्वस सॉल्यूशन में, ये कैटाइंस और एनाइंस क्या हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मोल्टन आयनिक सॉलिड और इट्स एक्वस सॉल्यूशन जो है वो अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देन जो कैटाइन है दीज आर फ्री टू मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो एनाइन है दीज आर फ्री टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मान लो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो इस वजह से जो आपके एनाइंस हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और जो कैटाइंस है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। सो दैट इज वाई दीज आयनिक सॉलिड्स these are bad conductor in their solid states, but these are good conductors in their molten state or in the solution of the polar solvents or in their aqueous solutions. Next is types of electrolytes. All the electrolytes do not ionize to the same extent. The degree of ionization depends on the polarity and strength of the bond and the extent of the solution of the ions formed. Depending upon the extent of ionization, the electrolytes are divided into two classes. Number one, strong electrolytes. Number two, weak electrolytes. First type of electrolytes are strong electrolytes. The substances which ionize completely into ions in aqueous solution are called strong electrolytes. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड एट्सेट्रा। स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। नेक्स्ट है साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम परक्लोरेट एट्सेट्रा। नेक्स्ट है साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट एट्सेट्रा। और लास्ट में आपके साल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम फॉस्फेट एट्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब उनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में उनके जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है उसमें ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंसेस व्हिच आयोनाइज टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो जैसे कि आपके वीक एसिड्स हैं कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड एट्सेट्रा। नेक्स्ट है आपके वीक बेसिस, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। एंड लास्ट में आपके साल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, जैसे कि आपके अमोनियम एसीटेट,
ammonium carbonate, ammonium bicarbonate, etc. So these are the examples of weak electrolytes. The weak electrolytes are only partially ionized and a dynamic equilibrium is established after some time between the ions and the unionized molecules. This is called ionic equilibrium. Thus, we can define ionic equilibrium. The ionic equilibrium is the equilibrium which is established between the unionized molecules and the ions in solution of weak electrolyte. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका एस्टिक एसिड है, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. जब इसको आप पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, बल्कि पार्शली आयोनाइज होता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और ये हाइड्रोनियम कैटायन और एस्टेट एनाइन जो है वो प्रोड्यूस करता है. अब जो हाइड्रोनियम कैटायन और एस्टेट एनाइन है ये आपस में रिएक्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में गिव बैक द रिएक्टेंट्स दैट इज एस्टिक एसिड एंड वाटर. So there exists a dynamic equilibrium between the unionized acetic acid and the ions in the aqueous solution. Similarly, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट जो अमोनिया है, जब इसको आप पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये भी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है वाटर में, ये भी पार्शली आयोनाइज होता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अमोनियम कैटायन और हाइड्रोक्सिल एनाइन बनाता है. अब जो अमोनियम कैटायन और हाइड्रोक्सिल एनाइन है ये आपस में रिएक्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में गिव बैक द रिएक्टेंट्स दैट इज अमोनिया एंड वाटर. तो यहाँ भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है बिटवीन अनआयोनाइज्ड अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड इट्स आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन. नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन. तो डिसोसिएशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्यूट when dissolved in water or solvent. For example, dissociation of sodium chloride into sodium cation and chloride anions in the aqueous solution. Similarly, जो आपका ionization है, it refers to the process in which a neutral molecule which does not contain ions splits into charged ions when dissolved in water or solvent. For example, ionization of hydrochloric acid in water. However, the two terms are commonly used without any difference. So, thank you. धन्यवाद.